जरा सोचिए, अगर हमारे आसपास की हर चीज, हर एक एलिमेंट बस बिखरा पड़ा होता, कोई ऑर्डर ही नहीं होता, तो क्या होता? ये कहानी है उसी खोज की जिसने इस पूरे केओस को साइंस की सबसे एलिगेंट क्रिएशंस में से एक पीरियोडिक टेबल में बदल दिया। आज तो हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स हैं, पर उन सभी का सेंस कैसे बनाएं? ये सवाल 19वीं सदी के साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। जैसे जैसे नए एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे, केमिस्ट्री की दुनिया और भी कंफ्यूजिंग होती जा रही थी। उन्हें एक मैप की जरूरत थी, एक ऐसा नक्शा जो इस उलझन को सुलझा सके। ये कुछ ऐसा था मानो किसी को एक खजाने के नक्शे के फटे पुराने बिखरे हुए टुकड़े मिल गए हों। अब इनसे रास्ता कैसे खोजेंगे? नामुमकिन सा लगता है ना? बस यही हाल था उस वक्त केमिस्ट्री की दुनिया का। एलिमेंट्स तो थे, लेकिन उन्हें समझने का, उन्हें एक साथ देखने का कोई सिस्टम, कोई तरीका ही नहीं था। तो इस केओस को ऑर्डर में लाने के लिए कुछ शुरुआती बड़ी हिम्मत वाली कोशिशें हुई। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। तो सबसे पहली कोशिश की 1817 में एक जर्मन केमिस्ट ने, जिनका नाम था जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप्स में एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। उन्होंने इन ग्रुप्स को नाम दिया ट्रायड्स या त्रिक, और उनकी डिस्कवरी कमाल की थी। जब इन 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से लाइन में लगाया जाता, तो बीच वाले एलिमेंट का मास पहले और तीसरे के मास का करीब-करीब एवरेज होता था। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का ग्रुप। अब देखिए, अगर हम कैल्शियम, जिसका मास है 40.1, और बेरियम, जिसका मास है 137.3 के मास का एवरेज निकालें, तो ये करीब 88.7 आता है। और ये स्ट्रोंशियम के मास 87.6 के कितना ज्यादा करीब है। कमाल है ना? ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट थी, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। डोबेराइनर उस समय के सभी नोन एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं कर पाए। वो सिर्फ 3 ही ऐसे ट्रायड्स ढूंढ पाए। तो क्लासिफिकेशन का ये तरीका एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। डोबेराइनर का काम भले ही पूरा नहीं हुआ, पर उसने आगे का रास्ता जरूर दिखाया। फिर करीब 50 साल बाद 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए, जॉन न्यूलैंड्स, और उनका आइडिया तो किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी इंस्पिरेशन साइंस से नहीं, म्यूजिक से आई थी। जी हाँ, संगीत से। जैसे संगीत में 7 सुरों के बाद 8वां सुर वापस पहले सुर जैसा ही होता है, ठीक वैसे ही न्यूलैंड्स ने देखा कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में रखते हैं, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट जैसी ही होती है, बिल्कुल म्यूजिकल ऑक्टेव की तरह। और इसीलिए उन्होंने इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या अष्टक का सिद्धांत कहा। लेकिन ये म्यूजिकल हार्मनी ज्यादा देर चली नहीं। ये रूल सिर्फ हल्के एलिमेंट्स यानी कैल्शियम तक ही ठीक से काम कर रहा था। और न्यूलैंड्स ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मान लिया कि दुनिया में बस 56 ही एलिमेंट्स है और कोई नया कभी मिलेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, उनकी टेबल में कुछ बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स भी एक साथ आ गए थे। मतलब ऑर्डर की ये खोज अभी भी अधूरी थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, एक रशियन केमिस्ट जो इस पूरी पहेली को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये थे दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव, वो इंसान जिसने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को एक नई दिशा दी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, उन्होंने अपनी ये जबरदस्त खोज अपनी माँ को डेडिकेट की थी, जिनकी वजह से ही वो साइंस की दुनिया में आ पाए थे। मेंडेलीव का तरीका बहुत सिंपल पर ब्रिलियंट था। उन्होंने उस वक्त के 63 नोन एलिमेंट्स के लिए ताश के पत्तों की तरह 63 कार्ड बनाए। हर कार्ड पर एलिमेंट की की प्रॉपर्टीज लिखी और फिर उन कार्ड्स को अपनी दीवार पर लगाना शुरू किया। वो उन्हें एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे और एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप कर रहे थे। और ऐसा करते करते उन्होंने एक कमाल का पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन से निकला उनका फेमस पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करते हैं और एक पैटर्न में रिपीट होते हैं। मेंडेलीव का काम एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू था, लेकिन उनकी असली जीनियस इस बात में थी कि उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, भले ही उनकी टेबल में भी कुछ कमियां थी।
देखिए, मेंडलीव की टेबल की सबसे पावरफुल बात वो नहीं थी जो उसमें थी, बल्कि वो थी जो उसमें नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये जानना नहीं था कि वो क्या जानते हैं, बल्कि ये जानना था कि वो क्या नहीं जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी टेबल में जानबूझकर कुछ खाली जगह छोड़ दी। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा कि ये खाली जगहें उन एलिमेंट्स के लिए हैं जो अभी खोजे ही नहीं गए हैं। उन्होंने तो एक अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जिसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम दिया, उसकी प्रॉपर्टीज तक प्रिडिक्ट कर डाली। और फिर जब सालों बाद गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव की प्रिडिक्शंस से परफेक्टली मैच करती थीं। ये उनकी थ्योरी की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन फिर भी कुछ सवाल बाकी थे, जैसे उन्हें कोबाल्ट को, जिसका मास ज्यादा था, निकल से पहले रखना पड़ा। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है पर मास अलग अलग है। और बेचारा हाइड्रोजन, उसकी तो पोजीशन ही क्लियर नहीं थी कि उसे कहाँ रखें। तो पहेली लगभग सुलझ चुकी थी। बस फाइनल पीस को अपनी जगह पर फिट करने के लिए एक और डिस्कवरी की जरूरत थी। और कहानी का ये फाइनल टर्निंग पॉइंट आया 1913 में, मेंडलीव के लगभग 44 साल बाद। एक यंग साइंटिस्ट हेनरी मोज़ले ने ये दिखाया कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, वही बदला जाना था। मोज़ले ने बताया कि किसी एलिमेंट की असली पहचान उसका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, यानी उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या। और बस जैसे ही एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, मेंडलीव की सारी प्रॉब्लम्स जैसे कोबाल्ट और निकल वाली गड़बड़ सब अपने आप सॉल्व हो गई। और इसी एक बदलाव ने हमें दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, साइंस की सबसे खूबसूरत पहेलियों में से एक, जो अब सुलझ चुकी थी। केओस से ऑर्डर तक की ये लंबी जर्नी आखिरकार एक सुंदर और लॉजिकल स्ट्रक्चर पर आके खत्म हुई। ये पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, साइंस हमेशा पैटर्न्स ढूंढने और सही सवाल पूछने से ही आगे बढ़ता है। तो अब सवाल ये है कि आज की सबसे बड़ी साइंटिफिक पजल कौन सी है, जिसके सॉल्व होने का हम सब इंतजार कर रहे हैं।